जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हर घर में शिक्षा की दीप जलाया जाए। झारखंड विशेष का ये पहला क्लास है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं झारखंड के जियोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले जियोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, इस तरह करके झारखंड के पूरे जितने भी सिलेबस में है सबको हम लोग एक एक करके पूरा करेंगे। तो झारखंड में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में, झारखंड के बारे में देखना है कि झारखंड किधर है, झारखंड भारत के किस साइड है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, या फिर प्रायद्वीपीय पठार है उसके किस साइड है। तो ये सब के बारे में हम लोग संक्षेप में पढ़ाई करेंगे। तो जैसे कि पता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ है बिहार से, और ये टोटल 46% जो बिहार का था वो झारखंड में आ गया। तो इससे शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि झारखंड का जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है। तो पहले पृथ्वी को अगर हम लोग एक ग्लोब मतलब काल्पनिक रूप से मानते हैं तो ये 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक। और हम लोग का जो भारत है वो क्या है, 8 डिग्री के ऊपर है। तो इस साइड में क्या होगा, हम लोग का भारत होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे भारत होगा और भारत में हम लोग देखेंगे तो झारखंड का पोजीशन कुछ इस साइड होगा, तो मतलब पूर्व साइड होगा। तो ये एक्चुअली पृथ्वी है और ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत है और तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा, और इधर दक्षिणी गोलार्ध है। और तो अगर इसका अक्षांश देखें तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, फिर 5, 10, 15, 20 इस करते करते कितना होगा यहाँ, 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री अक्षांश। और 90 डिग्री अक्षांश एक बिंदु के आकार में रहता है, उसको लाइन हम लोग नहीं गिनते हैं। तो इस तरह से हम लोग अक्षांश देखेंगे। और जो इस साइड में है ये जो है ये क्या है, ये देशांतर है, देशांतर, ठीक। तो हम लोग को पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि झारखंड का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो उसको हम लोग देखेंगे इसके अनुरूप ही। तो इसमें समझने वाली बात है ये है कि जो 0 डिग्री के पैरेलल में जाएगा वो अक्षांश होगा, और इसके लंबवत जो होगा भूमध्य रेखा के वो क्या होगा, देशांतर। तो अब इसको देखते हैं झारखंड की भौगोलिक स्थिति के अनुसार कि झारखंड की क्या है। तो झारखंड हम लोग का ये है। तो झारखंड ये जो है ये पूरे भारत है, भारत में ये झारखंड इस साइड है, ये वाला है। तो ये किस साइड होगा, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये उत्तर है, ये दक्षिण हो गया ना, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो झारखंड जो ये है ये भारत के पूर्व में है, भारत के क्या है, पूर्व में है झारखंड की अवस्थिति। लेकिन ये वाला क्षेत्र क्या है, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ना। तो अगर इसको प्रायद्वीपीय पठार के अनुरूप में बोला जाए तो झारखंड किधर है, प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ ईस्ट में है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो झारखंड है वो प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके उत्तर पूर्व में है। और अगर केवल भारत लिखा रहेगा तो भारत के किस साइड है, तो वो सिर्फ पूर्व में होगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं फिर। तो अब हम लोग झारखंड के बारे में देखते हैं। झारखंड के उत्तर में क्या है, किसी भी मैप का जो ऊपर साइड होता है वो क्या होता है, नॉर्थ। तो इसके उत्तर में क्या है, झारखंड के उत्तर में बिहार, बिहार है, दिख रहा है ना। इधर क्या है, पश्चिम बंगाल, पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार,
दक्षिण में क्या होगा, ये जो दक्षिण है ये हम लोग का ये दक्षिण है, यहाँ पे ओडिशा, ओडिशा ORISSA ओडिशा। और इधर जो क्या है छत्तीसगढ़ पश्चिम में, छत्तीसगढ़। और ये जो क्षेत्र है ये वाला थोड़ा सा जो जगह है ये हम लोग का उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ पे आता है, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से अगर देखें कि झारखंड के चारों ओर कितने राज्य है, तो कितने राज्य होगा, बिहार 1, पश्चिम बंगाल 2, ओडिशा 3, छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश 5। तो इस तरह से झारखंड 5 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। ठीक, यहाँ तक अब हम लोग समझ में आ गए। अब इसमें देखना कि कौन से राज्य से कितने जिले सीमा रेखा बना रहा है और जिला कौन कौन सा है उसको भी देखना है। तो बिहार से हम लोग शुरू करेंगे। बिहार यहाँ से हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को देखना है कि कौन कौन से ज़िले हैं। पहले तो देखते हैं कितने ज़िले हैं। गढ़वा 1 हुआ, दिख रहा है ना, कोशिश कीजिए। गढ़वा, फिर ये हम लोग क्या हुआ पलामू, फिर चतरा, फिर ये हजारीबाग, फिर ये कोडरमा, फिर ये गिरिडीह, फिर ये देवघर, फिर ये दुमका, फिर ये होगा गुड्डा और ये जामताड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने ज़िले हैं बिहार के साथ, 10 ज़िले हैं। तो याद रखना होगा कि बिहार के साथ जो 10 ज़िले हैं वो कौन कौन सा ज़िले हैं वो भी देखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से जो सीमा रेखा बना रहे हैं उस जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे एक ही बार। तो अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो पहला क्या होगा, गढ़वा, पहला गढ़वा। ये क्या हुआ, पलामू। फिर ये क्या होगा, चतरा। फिर ये क्या हुआ, हजारीबाग, HZB मान के हजारीबाग। फिर ये कोडरमा, फिर ये गिरिडीह, फिर ये देवघर, फिर ये गोड्डा और फिर ये साहेबगंज। हो गया टोटल 10। अब इसमें और एक चीज़ देखते हैं कि जो साहेबगंज है ये सबसे उत्तर में है। उसके बाद इधर देखते हैं कि वेस्ट बंगाल के साथ कितने ज़िले हैं। तो यहाँ से वेस्ट बंगाल यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। तो मतलब साहेबगंज हम लोग का बिहार में भी पड़ेगा और वेस्ट बंगाल में भी पड़ेगा। तो एक साहेबगंज, दूसरा पाकुर, दुमका हम लोग का इधर बिहार में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है दुमका। फिर ये वाला क्षेत्र जामताड़ा होगा। ठीक, इसमें पुराना मैप होगा, इसमें नहीं दिखाया हुआ है, ये जामताड़ा है। फिर ये धनबाद, फिर बोकारो, फिर रामगढ़, फिर रांची, फिर सरायकेला खरसुआ, फिर पूर्वी सिंहभूम। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब वेस्ट बंगाल के साथ भी कितने हम लोग का जिला है, 10 जिला है। कितना जिला है, 10 जिला है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसका नाम देखेंगे, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, कहीं से भी एक सीरियल वाइज याद रखना है। तो उत्तर से इधर से शुरू किए हैं तो फिर अब इधर से आएंगे। तो पहला होगा साहेबगंज, फिर पाकुर, साहेबगंज पाकुर, फिर क्या होगा दुमका, फिर दुमका हुआ। दुमका के बाद ये जामताड़ा, जामताड़ा के बाद ये क्या है धनबाद, फिर ये बोकारो और ये रांची है, ये रामगढ़ है, रामगढ़। फिर ये सरायकेला और ये पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम। तो साहेबगंज, पाकुर, दुमका, दुमका दोनों साइड है,
दुमका, फिर जामताड़ा, फिर धनबाद, फिर बोकारो, फिर रामगढ़, फिर रांची, फिर सरेकेला खरसवां, फिर ईस्ट सिंहभूम। तो इस तरह से 10 जिला इधर हुआ, 10 जिला इधर हुआ। अब देखते हैं जो दक्षिण में ओडिशा है, ओडिशा के साथ कितने ज़िले टच कर रहा है उसको भी देखते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, यहाँ छोटा सा यहाँ पे है, ये सरायकेला भी टच कर रहा है। यहाँ जो ये छोटा सा ये सरायकेला खरसवां भी टच कर रहा है, ठीक ना, कन्फ्यूजन नहीं होना, सरायकेला खरसवां भी। फिर ये पूर्वी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और ये गुमला। तो कितना जिला हुआ? पूर्वी सिंहभूम 1, सरायकेला 2, पश्चिमी सिंहभूम 3 और गुमला 4। तो 4 जिला जो है ओडिशा से टच कर रहा है। फिर अब छत्तीसगढ़ में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एक गुमला, दूसरा ये हम लोग का है लातेहार और ये गढ़वा। गुमला, अच्छा यहाँ पे और एक होगा सिमडेगा। तो ये छोटा वाला जो होगा पहले सिमडेगा होगा, गुमला ऊपर वाला होगा, ठीक, ये सिमडेगा होगा। तो सिमडेगा, ये गुमला, तो इधर भी सिमडेगा इसको करेंगे तो क्या होगा, सॉरी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, गुमला नहीं होगा, ठीक, ओडिशा के साथ। और इधर भी पहला क्या होगा, पहला सिमडेगा, फिर गुमला, फिर लातेहार, फिर गढ़वा। तो इधर भी कितना है, 4 जिला, 4 जिला है ना इधर भी, और इधर भी 4 जिला है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो बिहार के साथ 10 जिला, वेस्ट बंगाल के साथ 10 जिला और ओडिशा के साथ कितना, ओडिशा के साथ 4 जिला हो रहा है, और इधर छत्तीसगढ़ के साथ 4 और उत्तर प्रदेश के साथ सिर्फ एक ही है। कौन सा है ये, गढ़वा। तो ये हम लोग देख लें जिलों की अवस्थिति। इसमें से 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो दूसरे राज्यों से टच नहीं कर रहा है, वो ये वाला एक है, दिख रहा है, ये है हम लोग का लोहरदगा। क्या है ये, लोहरदगा। लोहरदगा है। और यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है ये खूंटी। तो 2 डिस्ट्रिक्ट है जो किसी दूसरे राज्यों से सीमा रेखा नहीं बनाता है। कौन कौन सा, लोहरदगा और खूंटी, लोहरदगा और खूंटी 2 डिस्ट्रिक्ट है जो किसी दूसरे राज्यों से सीमा नहीं बनाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। इसमें और एक चीज़ देखना है कि अच्छा अक्षांश देशांतर तो इसमें नहीं देखे ना, तो अक्षांश और देशांतर देखते हैं। अक्षांश और देशांतर ना, तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। अगर ये मान के चलिए, अगर ये पृथ्वी है, अगर ये हम लोग का पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा है तो भारत यहाँ पे है, मान लो भारत यहाँ पे है, और भारत की इस साइड क्या है, झारखंड है, यही है ना। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी अक्षांश होगा, और हम लोग इधर है ना, इस साइड है, तो क्या होगा, ये पूर्वी क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा, और ये हम लोग उत्तरी अक्षांश में है ना, उत्तरी अक्षांश में है। तो हम लोग देखते हैं उत्तरी अक्षांश मतलब ये जो यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ से कितना है, ये झारखंड की जो उत्तरी अक्षांश है ये 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकंड, ये है उत्तरी अक्षांश ना। और यहाँ पे झारखंड के ऊपरी में कितना है, 25 डिग्री और 18 मिनट, यही है। ये क्या है, अक्षांश है। तो हम लोग को पूरा ये याद नहीं रखना है कि 21 58 डिग्री 10 मिनट
ऐसे याद नहीं रखना, हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि 21, 58, 10 से 25, 18। तो इससे क्या होगा कि जल्दी कॉन्सेप्चुअली याद होगा। जैसे कि हम लोग किसी का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, कम से कम 2 आदमी का तो याद हो ही जाता है, तो उसी तरह से हम लोग को ये वाला भी याद रखना है। 21, 58, 10 और 25, 18 ये क्या है? अक्षांश है। इस टाइप से ये अक्षांश है। ठीक, अब ये देशांतर करेंगे तो ऐसे होगा। तो देशांतर में कहाँ से कहाँ है उसको देखते हैं। देशांतर में हम लोग का 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, और यहाँ कितना है इधर 87 डिग्री 57 मिनट। ये क्या है? पूर्वी देशांतर। पूर्वी क्यों है समझ में आ गया ना, क्योंकि ये अगर मेन है तो इसके इधर क्या होगा? पूर्वी होगा, पृथ्वी के इस साइड, तो पूर्वी देशांतर लिख लिए। और अक्षांश में हम लोग उत्तरी अक्षांश में है तो हम लोग उत्तरी अक्षांश में लिखते हैं। तो कभी कभी ये डिजिट सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पूर्वी देशांतर के बदले हो सकता पश्चिमी देशांतर पूछ दे, या फिर उत्तरी अक्षांश के बदले दक्षिणी अक्षांश लिख दे। तो ये सब छोटे छोटे शब्दों को अभी ध्यान रखना होगा। तो हम लोग अक्षांश देखें 21, 58, 10 से लेकर 25, 18, और देशांतर क्या है 83, 19, 50 से 87, 57। तो अगर ओवरऑल इसमें देखें तो 4 डिग्री के आसपास अंतर है। तो कभी अगर कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो देख लेना है कि किस में डिफरेंस 4 डिग्री के आसपास है, तो समझ में आ जाए। 83 है, ये 87 है, ये 21 है, ये 25 है। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अगर डाउट होगा तो इस पर दोबारा एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं। तो अक्षांश देशांतर देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है झारखंड का। तो एरिया कितना है 79714 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इतना हम लोग का क्या है क्षेत्रफल 79714 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया, और ये जो एरिया है ये टोटल भारत के एरिया का देश के एरिया का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। ये समझ में आ गया? मतलब जो 79714 किलोमीटर है स्क्वायर किलोमीटर, जो झारखंड का क्षेत्रफल, ये पूरे देश का 2.42% है। झारखंड टोटल 24 जिले हैं, तो पता ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जो है, मतलब घनत्व, जनघनत्व जो है, जनघनत्व कितना है यहाँ पे 414 यहाँ क्या है जनघनत्व है। और अगर ये हम लोग का 2011 के सेंसस के अनुसार, लेकिन अगर 2001 की सेंसस की बात करें तो 338 था। कब? 2011 में। लेकिन सॉरी 2001 में कितना था 338, और 2011 में 414 था। तो अगर कुल वृद्धि कितना अगर देखा जाए तो वृद्धि होगा 76 वृद्धि किया है। इतना ही वृद्धि किया है ना 2001 से लेकर 2011 तक। अभी 2021 वाला जब जनगणना आएगा तो उस टाइम और अपडेट करना होगा हम लोग को। तो आगे चलते हैं। अच्छा, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है झारखंड का वो है हम लोग का 3,89,134। तो हम लोग ऐसा याद नहीं रखना है कि 3,29,88,134। हम लोग को कैसे याद रखना है? सीधे नंबर 329888134 जनसंख्या। ठीक, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलें।
ये बेसिक है जो जान लेना चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो फिर और विस्तार से पढ़ाई करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 3 बड़े अगर जिलों के नाम किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े जिले में कौन कौन है? पहला वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम मतलब ये वाला सबसे बड़ा जिला है झारखंड का। कौन सा? वेस्ट सिंहभूम। और वेस्ट सिंहभूम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाईबासा। तो सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो है वेस्ट सिंहभूम 7224 किलोमीटर। ठीक। फिर गुमला आता है सेकंड में, ये है 5360 और रांची जो है 5097। ये कन्फ्यूजन होता है कि रांची है या गुमला, तो हम लोग को याद रखना है कि पहले वेस्ट सिंहभूम, फिर गुमला, फिर रांची। रांची तीसरे नंबर पे है। ठीक ना। फिर अगर न्यूनतम जिलों में देखें सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला हम लोग का होगा रामगढ़। रामगढ़ सबसे छोटा जिला है और इनका क्षेत्रफल 1341 वर्ग किलोमीटर है। और लोहरदगा का जो है 1502 और पाकुड़ का है 1801। ये थोड़ा बहुत डिजिट भी याद रखना होगा क्योंकि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का हो सके क्वेश्चन बना दे कि वेस्ट सिंहभूम का क्षेत्रफल कितना है, तो 7224 या पूछ दे रामगढ़ का मतलब रामगढ़ सबसे छोटा जिला है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, तो क्या होगा 1341। तो ठीक है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ तक किसी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। जिला हम लोग देखिए, अक्षांश देखिए, देशांतर देखिए, एरिया देखिए, 3 बड़े जिले देखे और 3 छोटे जिले देखे। तो ये थोड़ा सामान्य परिचय के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा झारखंड की भूगर्भिक संरचना। अगर यहाँ कहीं कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी जो नया टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक का मतलब, इसको पहले हम लोग देखते हैं कि भूगर्भिक का मतलब क्या हो रहा है। भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे ना किसकी? झारखंड की। चूँकि हम लोग झारखंड से पढ़ रहे हैं तो झारखंड का ही अभी पढ़ाई करेंगे। तो भूगर्भिक का संरचना मतलब हो रहा है कि जो ज़मीन के अंदर जो संरचनाएं बनी हैं झारखंड के, पहाड़ पर्वत, उसके नीचे जो है मैदान के नीचे जो है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो झारखंड के भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है तो हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि गोंडवाना क्या था। फिर ये गोंडवाना का, झारखंड का जो क्षेत्र है गोंडवाना का, ये उत्तर पूर्वी भाग है। ये सब हम लोग को देखना होगा। तो ये सब को जानने से पहले एक बार अगर देख लेते हैं गोंडवाना क्या है, फिर आगे मतलब अभी जो हम लोग जिस अवस्थिति को झारखंड में देख रहे हैं, प्राचीन से प्राचीन समय में जब पृथ्वी बना तब भी क्या ऐसे ही था, ये सब भी हम लोग को थोड़ा अगर संक्षेप में देख लें तो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में एक बार। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि ये कैसा था। जब पृथ्वी बन रहा था तो उस टाइम पृथ्वी में ज़्यादातर क्या था? पानी ही पानी था। तो जो पानी वाला क्षेत्र था उसको कहा जाता था पेंथालासा। जो पानी ही पानी है उसको क्या था? पेंथालासा। और ये फील्ड वाला है, यहाँ पे पानी नहीं था, तो ये जो स्थलखंड है, स्थलखंड जो है वो क्या था? पेंजिया। फिर कुछ मतलब जैसे ये था 125 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है, ये आएगा फिर 225 मिलियन वर्ष पूर्व था ये वाला, 225 मिलियन वर्ष पूर्व, ये है 135। मतलब आगे जैसे विकास क्रम बढ़ा तो क्या हुआ, बीच में जो पेंजिया था, पेंजिया के बीच में एक तेथिस सागर आ गया। क्या आया? तेथिस सागर।
ठीक, ये बीच में 33 सागर आ गया, और इधर वाला ये पेंजिया क्या हुआ, पेंजिया अब दो भाग में टूट गया। जो ऊपर वाला जो है उसका नाम हुआ अंगारालैंड, और ये जो नीचे वाला का जो नाम है ये हुआ हम लोग का गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। यही गोंडवाना लैंड से हम लोग का जो क्षेत्र है, ये गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, फिर आएगा अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये वाला जो क्षेत्र क्या है, ये हम लोग का किसका होगा, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला क्या होगा हम लोग का अंगारा लैंड। तो इसलिए जो भारत का जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत किसका है, गोंडवाना लैंड। और प्रायद्वीपीय भारत में झारखंड का पोजीशन क्या है, झारखंड का जो स्थान है और किधर है, उत्तर पूर्वी में। तो जो बात किए थे कि झारखंड जो है गोंडवाना लैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, तो ये समझ में आ गया ना कि जो ये गोंडवाना लैंड है ये वाला, तो ये कहाँ है, झारखंड के आसपास है ना। तो यहीं पे बोल रहा है कि गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है ये उत्तर पूर्वी भाग है हमारा झारखंड। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग जब जियोग्राफी जीएस में पढ़ेंगे तो ये हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी टॉपिक में आया था तो एक बार संक्षेप में बता दिया 1 मिनट में। ओके, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि जो गोंडवाना लैंड का ये क्या है, उत्तर पूर्वी भाग है। ये हम लोग देख लिए, गोंडवाना लैंड का उत्तर पूर्वी भाग है झारखंड का पोजीशन। चूँकि झारखंड तब से वहाँ से इसका मतलब जो भूगर्भिक संरचना है तो 225 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर अब तक जो आया, तो इसमें क्या हुआ, विभिन्न युग, महाकल्प, एपोच, ये सब से होते हुए गुजरा। तो जितने युग या कितने युग आए और चले गए, तो इसी क्रम में क्या हुआ, झारखंड का जो भौगोलिक अवस्थिति है, मतलब झारखंड के अंदर जो भूगर्भिक संरचना है उसमें खनिजों का भरपूर मात्रा है। क्योंकि इतने मतलब आर्कियन देख रहे हैं ना, आर्कियन से लेकर कहाँ तक, जोरोर मृदा तक का सफ़र हमारे यहाँ झारखंड के भूगर्भिक संरचना में पाई जाती है। तो आर्कियन में ग्रेनाइट नीस होगा, जोरोर मिट्टी में क्या होगा, जीवाश्म होगा। तो यहाँ से पूरा प्रोसेस होने के कारण, इतनी सारी मतलब एरा को देखने के कारण हमारे झारखंड में धात्विक, अधात्विक, ये सब खनिज संसाधनों का पूरा भंडार है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसको जो झारखंड की भूगर्भिक संरचना है इसको कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सी भूगर्भिक संरचना पाई जाती है, ये सब के बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इनका जो काल क्रमानुसार है वर्गीकरण झारखंड का जो भूगर्भिक संरचना के बारे में, तो सबसे पहले आर्कियन चट्टान, फिर धरवाड़, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना, फिर राजमहल, फिर टर्शियरी। ये सब को समझने से पहले एक बार संक्षेप में ये सब क्या होता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी जब पूरी तरह से तरल अवस्था में था तो उस टाइम क्या होता था कि मैग्मा, ज्वालामुखी ज़्यादा आता था। तो इसी कारण में जैसे अगर ज्वालामुखी आ रहा है, ज्वालामुखी का प्रोसेस होता है, तो ज्वालामुखी में क्या होता है, नीचे से जो मैग्मा से जो मैग्मा यहाँ जो रहता है वही निकलता है ना। तो मैग्मा के निकलने के बाद ये क्या होता है, फैल जाता था इधर। मैग्मा के निकलने से बाद ऐसे होगा ना। तो अगर ये मान के चलिए क्षेत्र है तो इधर आएगा तो क्या होगा, इसका ये आकर ये शीतल हो जाएगा। शीतल मतलब ठंडा हो जाएगा। तो जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती थी और जब मैग्मा निकलता था, गर्म गलित पदार्थ जिसे मैग्मा अगर निकलता था मेंटल से, और जब धरातल पर आता तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, लावा। तो पृथ्वी में सबसे पहले जो लावा का जो सतह बना, वो जो पहली बार जो आया वो ही है हम लोग का आर्कियन चट्टान। और ये कहाँ से आता है, मेंटल से। और मेंटल क्या है, धात्विक अधात्विक खनिजों का पूरा मतलब भंडार है। तो इसलिए जो आर्कियन चट्टान है इसमें क्या होगा,
खनिज तत्वों की सर्वाधिक मात्रा इसमें मिलती है। जैसे आर्कियन चट्टान मान के चलिए सतह बन गया किसका, ये आर्कियन का अगर बन गया मान के चलिए, ये आर्कियन चट्टान बन गया, तो आर्कियन चट्टान जैसे बना उसके बाद क्या होगा, सालों साल रहने के बाद इसमें भी तो रिएक्शन कुछ ना कुछ तो होगा ना। जब रिएक्शन होता है बारिश धूप तो इससे क्या होगा, अपक्षरण होता है और ये कुछ छोटा छोटा में टूट जाता है। तो जब टूट जाएगा ये छोटे छोटे टुकड़ों में तो क्या होगा, फिर ये कहीं पे अवसाद कहीं और जाके निक्षेप कर लेगा। तो आर्कियन चट्टानों के भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो अवसाद होते हैं और उसका जो निक्षेपण होता है तो वही हम लोग का धारवाड़ चट्टान है। तो इसलिए धारवाड़ चट्टान को सबसे पहले क्या बोला जाता है, धारवाड़ चट्टान को मतलब प्राचीन अवसादी चट्टान। प्राचीन अवसादी चट्टान किसे कहा जाता है, धारवाड़ चट्टान को। और क्यों प्राचीन कहा जाता है, क्योंकि आर्कियन जो है वो तो प्रारंभिक चट्टान ही है जो सबसे पहले पृथ्वी पर आता है। जैसे सबसे पहले पृथ्वी में आया उसके ऊपर फिर आते जाएगा तो क्या होगा, अगर ये इधर अगर एक लेयर बन गया फिर आएगा फिर और एक लेयर बनेगा फिर होगा फिर लेयर बनेगा, इस टाइप से लेयर बनते गए। ये क्या है, आर्कियन चट्टान। लेकिन कुछ समय के बाद इसमें भौतिक और रासायनिक जब क्रियाएं होंगी, रासायनिक क्रिया होंगी तो क्या होगा, अवसाद मतलब इसमें संकुचन और विसरण होने की कारण यहाँ पे क्या होगा, जो जटिल या जो संगठित चट्टान था वो धीरे धीरे कम संगठित रूप में होने लगेगा और ये टूटकर दूसरे जगह निक्षेप होने लगेगा। और जब निक्षेप हो जाएगा ये तो यही हम लोग का धारवाड़ चट्टान है। फिर विंध्यन चट्टान, इसके बाद धारवाड़ के बाद और एक होता है कडप्पा चट्टान। ये दोनों के निक्षेपण से होता है, लेकिन झारखंड में कडप्पा संरचना नहीं पाई जाती है तो हम लोग डायरेक्ट विंध्यन में आएंगे। ये विंध्यन चट्टान ये भी आर्कियन और धारवाड़ के मतलब भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो अवसादों का निक्षेपण होता है उससे विंध्यन क्रम का बनता है। इसमें एक चीज़ है कि इसमें चट्टानी संरचना ज़्यादा पाई जाती है और ये मेनली विंध्याचल क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसको विंध्याचल क्रम के चट्टान भी कहा जाता है। ये समझ में आए, संक्षेप में आगे हम लोग लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये है फिर गंडवाना श्रेणी। गंडवाना श्रेणी क्या है कि जब मतलब कार्बोनिफेरस युग तक गंडवाना क्षेत्र अभी हम लोग देखे थे ना, कौन सा है गंडवाना क्षेत्र, ये है, यही फिर आगे अलग हो जाता है ना, फिर झारखंड क्षेत्र होता है। तो जब ये कार्बोनिफेरस युग तक, ये एक भौगोलिक युग होता है, जैसे पहले एज हम लोग जो साल गिनते हैं साल होता है उसको एज, फिर युग होता है, फिर कल्प होता है, फिर महाकल्प। तो सबसे बड़ा होता है महाकल्प, उसके बाद कल्प, फिर उसके बाद फिर कल्प, पहले एज, युग, युग ये होता है, वर्ष हो रहा है, वर्ष से बड़ा होगा युग, युग से बड़ा क्या होगा कल्प, और कल्प से बड़ा होगा महाकल्प। ये जियोग्राफिकल का एक स्केल है जिससे मतलब गिना जाता है कि जैसे डायनासोर कब आया कब गया, तो ये सब इसी से पता चल जाता है कौन से काल में आया कौन से काल में गया। तो इसी तरह से सब जब कार्बोनिफेरस युग के पहले तक हम लोग का जो गंडवाना क्षेत्र वहाँ पे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था, और कार्बोनिफेरस युग में जो हम लोग का यहाँ चट्टानी संरचना था, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो चट्टानी संरचना अगर इस टाइप से था तो क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद बेस मतलब खाई बनना शुरू हो गया, मतलब बेसिन बनना शुरू हो गया। नदी का बेसिन कैसे होता है उस तरह से बेसिन बनना शुरू हो गया। और कोई बेसिन अगर ये समान है और वहाँ से कोई नीचे धंस के आ जाएगा, ये मान के चलिए गड्ढा हो गया ना, अगर ये गड्ढा हो गया नीचे धंस के, अगर ये गड्ढा हो जाएगा तो बाकी ओर से अवसाद आकर यहाँ आ जाएगा ना। तो जब गड्ढा हो गया कुछ, जब नीचे धंस जाएगा तो पेड़ पौधा जानवर जो भी उस टाइम रहेगा वो भी अंदर चला जाएगा, और अंदर चला जाएगा
जैसे भूकंप होने से या भूकंप होने से कैसे कोई कोई जगह पे गड्ढा मतलब नीचे चला जाता है, तो उसी अवस्था में जब नीचे चला जाएगा तो पेड़ पौधा उस क्षेत्र में जो भी रहेगा वो धंस जाएगा, जानवर जो रहेगा वो भी नीचे चला जाएगा। लेकिन कालांतर में क्या होगा, वो गड्ढा तो गड्ढा ही नहीं रहेगा ना, तो कभी अवसाद आएगा नदी के द्वारा, वायु के द्वारा या किसी भी के द्वारा जो अवसाद आएगा, फिर उसको यहाँ निक्षेपण होगा, फिर समतल होगा, फिर पूरी तरह से नहीं भर पाएगा तो क्या होगा, नदी बहेगा। तो इसी क्रम में जो बेसिन बना है इसी में हम लोग का दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा नदी, ये सब नदी बना है। और चूँकि ये धंसने के बाद हुआ है, यहाँ पेड़ पौधा अंदर घुस गया है, तो क्या हुआ, कार्बन का जो मात्रा, जैसे पेड़ पौधा के तो उसमें भी तो कार्बन रहता है, तो यही जब सालों सालों तक वहाँ पे नीचे रहेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, तो यही चीज़ हम लोग का कोयला के रूप में आज देखने को मिलता है, पेट्रोलियम ऑयल के रूप में देखने को मिलता है। तो इसलिए जो गोंडवाना श्रेणी है ये किसके लिए फेमस है, कोयले के भंडार के रूप में, कोयले के भंडार के रूप में फेमस है। कौन, और ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, हम लोग का गोंडवाना श्रेणी, हम लोग का जो दामोदर नदी है, सोन नदी है, गोदावरी नदी, ये सब क्षेत्र में हम लोग का गोंडवाना पाया जाता है। तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे दामोदर नदी में इसी बेसिन का मतलब बेसिन से बना हुआ है। राजमहल ट्रैप की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजमहल ट्रैप हम लोग कहाँ पे है, राजमहल ट्रैप हम लोग कहाँ पे है, अगर हम लोग कहाँ बात करने जा रहे हैं अभी, राजमहल ट्रैप, तो राजमहल ट्रैप हम लोग को कहाँ पे होगा, ये इसको दक्कन लावा भी बोला जाता है। तो क्या होता है, ज्वालामुखी होते रहती है, ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, तो उसी क्रम जो राजमहल वाला जो क्षेत्र है, राजमहल क्षेत्र हम लोग कहाँ पे है, साहिबगंज के आसपास इस क्षेत्र में होगा, इधर ही होगा ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग राजमहल क्षेत्र या राजमहल ट्रैप भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे यहाँ ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी यहाँ जैसे यहाँ से निकलता है, ज्वालामुखी निकलने के बाद यहाँ जो लावा आता है, लावा के निकलने के कारण ये क्या होता है, लावा के निकलने के कारण यहाँ पे हम लोग एक तो काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान या फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ज्वालामुखी हुआ था उसके कारण यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो वही राजमहल ट्रैप है। राजमहल ट्रैप समझ में आया कि यहाँ पे जैसे भूसंचलन होते रहता है, जैसे कि झारखंड का जितना भी पठार हो या पाट क्षेत्र है, हिमालय के बनने के क्रम में प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। इसलिए हिमालय जब बनता है तो फिर झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है, चाहे रांची का पठार हो या हजारीबाग का पठार हो, उठ जाता है। फिर जैसे मध्य हिमालय बनता है तो फिर और उठा, शिवालिक हिमालय बनता है वलय प्रक्रिया के द्वारा तो और सर्वोच्च ऊपर अभी उठा है। तो अभी का जो स्थिति है झारखंड का, जो पठार हो मतलब झारखंड में पारसनाथ पर्वत हो या फिर नेतरहाट हो, इस टाइप से जितने भी पाट क्षेत्र है, ये अभी का जो है, अभी जब शिवालिक हिमालय बना है इसी क्रम में ये सबसे मतलब अभी की अवस्थिति को प्राप्त कर चुकी है। आगे बहुत सालों बाद हो सकता है कि ये अलग हो जाए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटों का संचलन है वो चलता रहता है। तो हम लोग राजमहल ट्रैप में भी देखा, यहाँ पे ज्वालामुखी आया तो यहाँ पे क्या हुआ, लावा आ गया, और लावा आने से क्या हुआ, वो सतह पे फैल गया, और इसी सतह से फैलने के कारण यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। फिर टर्सरी भूजल, ये भी हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग कालक्रमानुसार में देखें कि झारखंड में, भारत में जितने भी है, आर्कियन, धारवाड़, बिंधन, गोंडवाना, राजमहल ट्रैप और टर्सरी, ये क्या है, झारखंड में है। लेकिन झारखंड में एक ही जो चट्टानी क्रम है जो नहीं पाई जाती है वो है हम लोग का कुडप्पा। तो ये हम लोग को याद रखना होगा, आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक ना, और बार बार वीडियो को देखते रहिए ताकि कहीं कुछ डाउट हो तो सॉल्व हो जाए।
तो हम लोग का जो झारखंड में कोडरबा क्षेत्र नहीं पाया जाता है, आर्कियन क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो दालमा हो या फिर छोटनागपुर क्षेत्र, ये किसका है? आर्कियन क्षेत्र। जो दालमा पहाड़ है या छोटनागपुर का पठार है, उसके निचले हिस्से, अगर निचले जगह पे देखें एकदम रूट जो पर्वत है, तो वो है आर्कियन क्षेत्र, आर्कियन चट्टान। या फिर आप लोग जैसे रांची के रॉक गार्डन हुआ या फिर दालमा क्षेत्र में देखेंगे ब्लैक ब्लैक जो ये है पत्थर है, वो क्या है? आर्कियन क्षेत्र है ये, मतलब आर्कियन चट्टान है ये। मतलब कुछ कुछ जगह पे अभी भी मतलब स्थल में दिखाई देता है, नहीं तो ये सबसे नीचे रहता है। तो अगर आप लोग रॉक गार्डन गए होंगे रांची के या फिर दालमा पहाड़ अगर देखे हैं, तो वहाँ पे जो काला काला चट्टान है वो क्या है? आर्कियन चट्टान है। इसमें लो आयस्क ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए लो आयस्क का भंडार वाला चट्टान समूह भी आर्कियन को बोला जाता है। धारवाड़ एक्चुअली जो कर्नाटक का एक जगह है धारवाड़, वहाँ मेनली पाया जाता है, कर्नाटक के एक क्षेत्र धारवाड़ में, इसलिए इस चट्टानी क्रम का नाम ही धारवाड़ रखा गया। और ये कैसे बनता है ये तो पता चल गया, आर्कियन चट्टान के जब अवसादन या मतलब निक्षेपण होता है तब ये बनता है। फिर हम लोग विंध्याचल देखें। विंध्याचल जो विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज है मतलब हम लोग सतपुड़ा, विंध्याचल ये सब जो देखे हैं, मतलब जीएस में जब देखेंगे, एक मिनट, ये मैं ट्राई कर रहा था, इधर नहीं देखना है, हम लोगों का काम यहाँ तक है। तो विंध्यन जो है ना, इस टाइप से इसका रेंज है विंध्यन का। तो इस टाइप से विंध्यन का रेंज है, इसका मतलब क्या है? विंध्यन क्षेत्र कहाँ पे है हम लोग का? केवल और केवल गढ़वा क्षेत्र में आएगा। तो ये विंध्यन चट्टानी कहाँ पाई जाती है? केवल गढ़वा में। ठीक, यहाँ डाउट नहीं है। विंध्यन हो गया, और हम लोग का क्या? कोडप्पा नहीं पाई जाती है। ठीक, तो यह हो गया आर्कियन। ज़्यादातर जो झारखंड का जो चट्टान है, चट्टानी जो 90% के आसपास आर्कियन है, उसके बाद धारवाड़ है। फिर विंध्यन हम लोग देख लिए। विंध्यन सिर्फ कहाँ पाया जाता है? ये हम लोग का गढ़वा में पाया जाता है। फिर गंडवाना श्रेणी हम लोग का कोयला के भंडार, मतलब दामोदर नदी बेसिन के क्षेत्र पाया जाएगा। राजमहल हम लोग का संथाल परगना क्षेत्र में। और टर्सरी युग में जो टर्सरी भू हलचल के कारण ही अभी का जो झारखंड का जो अभी वर्तमान अवस्थिति है, ये इसी में होता है। और इसी में हम लोग का कौन कौन सा आएगा? रांची का पठार, रांची HZB हजारीबाग का पठार, ये इसी में बनता है टर्सरी युग में। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो कोई नहीं, क्योंकि लंबा सिलेबस है और लंबा अंदर घुसे भी हैं, तो इसलिए जहाँ तक हो रहा है, जितना हो रहा है उसको पूरी तरह से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलना है। थोड़ा भले लंबा वीडियो हो, लेकिन एक ही बार कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।